स्टार्ट है सर। चलो सबसे पहले ग्रेविटेशन में ना दो टर्म समझते हैं। एक टर्म होता है मास और एक टर्म होता है वेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस कुछ है? क्या डिफरेंस है? मास क्या होता है, वेट क्या होता है, बताओ। हम सब कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के सरफेस पे। ऊपर नहीं, मतलब सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं हम लोग सब कोई। तो यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मुझे मास और वेट चेक करना है इस बॉडी का। तो मास मीन्स क्या होता है? अगर इस बॉडी को अगर मैं वेइंग मशीन में रख दूँ, वेइंग मशीन आप जानते हो। वेइंग मशीन में मतलब आप ऐसे आम भाषा में बोलो तराजू। नॉर्मल दुकान वगैरह में जाते हो तो आप सामान जब खरीदते हो तो आप बोलते हो कि मेरे को 2 kg राइस चाहिए, 2 kg दाल चाहिए। ऐसे नहीं बोलते हो मेरे को 2 kg वेट का राइस दे दो, ऐसे नहीं बोलते हो। तुम मास वहाँ बोलते हो कि 2 kg का दे दो मेरे को राइस। तो वहाँ पे ये मास क्या होता है? मास होता है, जैसे मैं ऐसे बोलूँगा कि लेट्स से एक बॉडी है और बॉडी का मास जो है, मास क्या हो जाएगा? डेट इज़ लेट्स से 50 kg। 50 kg इज़ द मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के अंदर जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स मतलब जैसे इसके बोन हो गए, इसके मसल्स हो गए, उनका जो एक्चुअल मास आएगा उनको हम क्या बोलते हैं? डेट इज़ कॉल्ड एज 50 kg मास। एक्चुअल जो कंटेंट है बॉडी के अंदर वो उसको मैं मेज़र कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वो 50 kg है। लेकिन अगर मैं इस वाले बॉडी की अगर वेट में पूछूंगा तो वेट कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? बोलोगे कि सर ये वाला बॉडी ना अर्थ के सरफेस पे रहता है। डैट मीन्स जब भी ये बॉडी जंप करेगा ना तो ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अर्थ के सरफेस तरफ आ जाएगा। देखो ये अगर ऊपर जंप करेगा तो अर्थ क्या करेगा? इसे नीचे की तरफ खींच लेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो जब भी मैं जंप करता हूँ ना तो घूम फिर के मैं सरफेस पे तुरंत आ जाता हूँ। तो आ कैसे रहा हूँ मैं? वो रीज़न क्या है कि जब भी आप जंप करते हो तो अर्थ एक फोर्स लगाता है आप पे जो खींचता है नीचे की तरफ। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस बॉडी पे ना जैसे जंप ये करेगा तो अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और वो फोर्स कितना होगा वही फोर्स यहाँ पे चेक करेंगे। तो वो फोर्स बेसिकली होता कितना है, कैसे निकालते हैं? तो आपने पढ़ा भी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन डैट मीन्स बॉडी का मास हो गया m। तो मान लो यहाँ मैंने लिया है m इज इक्वल टू 50 kg, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 kg और m इंटू ए एक्सेलरेशन पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब बॉडी ऊपर जाएगा और जब नीचे आता है, कोई बॉडी नीचे आता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? देखो मैंने बताया तो तुम्हें फ्री फॉल के केस में याद करो, जब भी बॉडी फ्री फॉल होता है तो 2 केस में हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोले हैं कि बॉडी को मैंने पकड़ा और छोड़ दिया से, तो बॉडी देखो फ्री फॉल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो जब भी बॉडी फ्री फॉल होता है तो किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो वहाँ बोलते हैं बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है? ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये बॉडी को जब मैंने छोड़ा ये नीचे क्यों गया? क्या मैंने इसे धक्का दिया ऊपर से? क्या मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने बस छोड़ दिया इसे। ये नीचे क्यों गया? ये नीचे इसलिए गया क्योंकि क्या हो रहा है? अर्थ इसको खींच रहा है इस बॉडी को। तो जब बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का वैल्यू आपने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है जब मैं फ्री फॉल करा रहा हूँ, डैट मीन्स के पास मास है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे आया? एक्सेलरेशन मैंने नहीं दिया, एक्सेलरेशन इस अर्थ ने इस बॉडी को एक्सेलरेशन दिया g। तो ये g का वैल्यू कितना देता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट है किसका? एक्सेलरेशन का। तो जब भी फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे सोचो जब हम बाइक चलाते हैं तो उस टाइम जब हम बाइक चला रहे हैं तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कंट्रोल रहता है, हम एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेशन कम कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मैं खुद दे रहा हूँ बाइक को, वहाँ पे अर्थ नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे ना एक्सेलरेशन का डेटा गिवन रहता है। जैसे क्वेश्चन बनाओगे जब मोशन इन 1D करा रहा था, याद करो उसमें जो एक्सेलरेशन है ना दिया रहता है कि बॉडी मूव्स विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहाँ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ऐसा कि एक्सेलरेशन इज
ड्यू टू ग्रेविटी, दैट ए कार इज मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे नहीं रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जब भी बॉडी फ्री फॉल करता है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है 9.8, और ये एक्सेलरेशन अर्थ देता है, तो इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू अर्थ। कभी भी ना ये g का वैल्यू ना ऐसे नहीं मेंशन रहेगा, एक्सेलरेशन इज 9.8, जब भी 9.8 रहेगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, वो मैंने नहीं दिया, ग्रेविटी ने दिया है, तो वो हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमने जस्ट देखा कि सिर्फ जो फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मैं एक्सेलरेशन क्या पुट करूँगा यहाँ पे, g का वैल्यू पुट करूँगा, g 9.8, तो रफली देखो यहाँ पे मास इस बॉडी की 50 kg, मैंने 50 kg लिख लिया। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी लेना है, मुझे पता है 9.8 लेना है, तो मैं रफली ना 10 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, या 9.8 भी ले सकते हो, या 9.8 ही ले लो। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये एक ज़ीरो ऊपर चला अंदर चला जाएगा, तो 98 इंटू 5 कितना आ जाएगा, बोलो 490 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन में होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब भी ये बॉडी ऊपर की तरफ जंप करेगा ना, जब तो नीचे आएगा तुरंत, जैसे जंप किया तो नीचे आएगा ना तुरंत, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा 490 न्यूटन। ये फोर्स मैंने नहीं लगाया, ये फोर्स अर्थ ने लगाया और तुरंत से खींच लेता है 490 न्यूटन से। तो दिस इज कॉल्ड वेट, ये वेट है, ये वेट है, ये जो फोर्स आप निकालो ये वेट है, इसे आप मास नहीं बोल। लेकिन हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा वेट क्या है, तो हम बोलते हैं 50 kg, वो गलत है। बेसिकली 50 kg क्या है, बॉडी का मास है। लेकिन अगर कोई वेट, हाँ कोई वेट अगर पूछेगा तो 490 न्यूटन बताओगे, ठीक है, अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो। बातें हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब यहाँ पे तुम समझ गए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। अब उसको ना थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ये g कहाँ से आ रहा है 9.8, इसे थोड़ा डील करते हैं। ये फोर्स कैसे डिस्क्राइब किया गया, दो बॉडी के बीच में फोर्स इतना mg आपने लिख दिया, ये चलो न्यूटन थर्ड लॉ से लिख दिया। क्या कुछ ग्रेविटेशन के भी अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, तो वो सब यहाँ पे देखते हैं। तो ग्रेविटेशन में ना सबसे पहले जो बात आया है ग्रेविटेशन में, वो सबसे पहले सारा न्यूटन ने ही किया था मैक्सिमम काम इसमें। तो यहाँ पे समझो, जो सबसे पहला इसमें जो लॉ है वो है यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसी को कुछ आइडिया बताओ इस लॉ के बारे में, कुछ भी? हर जगह सेम रहता है। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला ना, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी ले लो, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स का मतलब क्या है, अर्थ भी आ गया, मार्स जुपिटर सब आ गया, और अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट रह रहे हैं उसके सरफेस पे वो भी आ गए। तो इसने बोला ना किसी दो बॉडी को ले लो। तो लेट से ना, मान लो मैं अर्थ के सरफेस पे ही बात करता हूँ, मान लो मैंने अपना ले लिया एक बॉडी और मैंने एक और बॉडी ले लिया, दो बॉडी ले लिया मैंने। ये जो बॉडी है इसका मास है, मान लो मैं रफली ले लेता हूँ, लेट से 50 kg, और एक और बॉडी है, इस वाले बॉडी को ना मैं 1 बोल देता हूँ, बॉडी 1, इसे मैं बोल देता हूँ बॉडी 2। तो बॉडी 1 का मास m1 है, मतलब m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी या मास ऑफ 1 बॉडी। ये मास ऑफ 2 बॉडी मैं ले रहा हूँ सेकेंड वाले बॉडी का, लेट से ये ले लेता हूँ 50 kg, या इसे ले लो 20 kg, रफली ले लो 20 kg। तो इस यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ ने क्या बोला, इस लॉ ने दो तीन चीज़ बोला इसने। पहले बोला कि यूनिवर्स पे कोई भी दो अगर बॉडी कहीं पे भी है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ये चाहता है, बात समझ रहे हो। तो ये बॉडी 1 बॉडी 2 को चाहता है ना कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, खींचता है अपनी तरफ। सिमिलरली बॉडी 2 है, बॉडी 1 को चाहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाए, अट्रैक्ट करता है इस बॉडी को। तो इस बॉडी को अगर अट्रैक्ट करता है तो कुछ फोर्स से खींचेगा ना, तो ये बोलता है ये फोर्स कितना आएगा, ये फोर्स कितना आएगा। तो इस फोर्स को ना फाइंड किया गया था, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर बाद में बनाया गया। तो ये फोर्स को कैसे देखा गया, तो सबसे पहले देखा गया कि ये जो फोर्स का जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड कर रहा है, जो फोर्स का वैल्यू डिपेंड कर रहा है मास पे। मतलब जो दो आप बॉडी लिए हो ना उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब
कि बॉडी का मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर मास कम रहेगा इसका मतलब कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसने देखा ना कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे 50 kg है तो मान लो 50 kg पे ना 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रफली मैं आइडिया बोल रहा हूँ। मान लो इसका वेट 100 kg हो गया तो इस पर फोर्स बढ़ जाएगा, 10 की जगह 20 न्यूटन लगेगा। तो ये फोर्स देखा कि फोर्स का वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, दोनों मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी। तो ये जो देख रहे हो ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है फिजिक्स में, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? करेक्ट, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे m2 बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा दोनों के बीच में। उसके बाद फिर उसने देखा ना डिस्टेंस के बारे में देखा उसने। जैसे मान लो ना ये दो बॉडी है, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ r मीटर। r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो इस डिस्टेंस को ना दिखाने के लिए मैंने r ले, जैसे फोर्स को दिखाने के लिए f लेते हो, मास को m, उसी तरह से डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैंने r ले लिया। अब उसने क्या देखा कि अगर दोनों बॉडी को ना नज़दीक अगर ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, तो मैं बोलूँ डिस्टेंस कम होगा। तो जब डिस्टेंस कम हो रहा था तो फोर्स बढ़ रहा था, देखो और तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है जब नज़दीक आ रहा है। तो मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे जैसे नज़दीक लाओगे r का वैल्यू घटेगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, यही हो रहा है। काइंड ऑफ मैग्नेट, काइंड ऑफ मैग्नेट। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, इस दो बॉडी को जैसे दूर लेके जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फोर्स का वैल्यू घटने लगा। देखा कि ना आप कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे बोलूँगा डेट इज r घट रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। जब मुझे ऐसे चीज़ों को दिखाना है ना तो उसमें हम डायरेक्टली ना बोल के बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैसे लिखते हैं उसे, ऐसे लिखेंगे डेट इज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो ये आपको लग रहा है डायरेक्टली का ही साइन है, तो ये इन्वर्सली कैसे दिखाते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे और जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है r, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम एक चीज़ समझो क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो ना मुझे 2 है तो मुझे ना ऐसे बोलना इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा, 2 का इन्वर्स 1/2। बात समझ रहे हो ना, मतलब कि इन्वर्स का मतलब 1 इंक्लूडेड है। तो मैं इस पूरे को बोलूँगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये 1 को लेके बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो जो क्वांटिटी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्वांटिटी देखो न्यूमरेटर में है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मास जो भी क्वांटिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, और जो इन्वर्सली होगा वो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होगा। ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया गया। रिप्रेजेंट करने के बाद ये है क्या, इसको मैं ऐसे रीड करूँगा कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू घटेगा। देखो r बढ़ेगा मतलब दूर जाएगा तब ना r बढ़ेगा, और जैसे जैसे r का वैल्यू घटेगा, अगर r का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखो उल्टा हो रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखो 3 क्वांटिटीज़ तुम्हें दिखाई दे रही हैं। एक दिखा रहा है दोनों का मास m1 m2 पे डिपेंड कर रहा है, और एक r पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अपने को तो फोर्स निकालना था, एग्जैक्ट फोर्स का वैल्यू चाहिए, ये डायरेक्टली इन्वर्सली से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या किया गया, सबको ना एक जगह लिख दिया गया, मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब जो जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, जो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखो, जो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखो। मतलब देखो अगर इसको देखोगे लेफ्ट में फोर्स है, यहाँ मास है, यहाँ फोर्स है, यहाँ मास है, यहाँ फोर्स है, और यहाँ पे डिस्टेंस है 1/r है। तो सबको एक जगह लिख देते हैं। अब देखो कैसे लिख रहे हैं, तो लिखा फोर्स, तीनों में ना LHS में फोर्स था तो फोर्स लिख दिया, और सब में ना एक प्रोपोर्शनल का साइन था तो ये रख दिया, ये था मास का तो m1 लिख दिया, फिर m2 भी न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में लिख दिया, r डिनोमिनेटर में था तो r को डिनोमिनेटर लिख दिया। इसको बोलते हैं सबको ना एक जगह लिख देना, कॉम्पैक्ट साइज में लिख दिया। अब मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ, फोर्स मास पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, फोर्स m2 पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करेगा r पे, ऐसे रीड कर सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल को ना हटाना है,
हाँ, ये मुझे क्या करना है, इससे प्रोपोर्शनल को हटाना, मतलब इसे इक्वल करना है, क्योंकि हमें पता है सर जब फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला में प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, फॉर्मूला में तो इक्वल टू होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन वो तो प्रोपोर्शनल का साइन है, उससे कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या बोलता है, अगर आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, अगर आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो आप क्या करोगे, इसके जगह एक इक्वल साइन पुट करोगे और एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे। वो कांस्टेंट वैल्यू ना कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू ना ग्रेविटेशन के टॉपिक में उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं जी, कैपिटल जी से नोट करते हैं। मतलब इस पूरे प्रोपोर्शनल साइन को ना तुम ये लिखोगे, दैट इज इक्वल टू जी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। मैं बताऊंगा इस कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे एफ आ गया, एफ इक्वल, अब प्रोपोर्शनल हटाया मैंने तो इक्वल टू जी आ गया। अब ये वाला तो क्वांटिटी बचा, इसको यहाँ लिख दो, m1 m2 बाई, यहाँ पे ना r, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कैसे, जब एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ पे एक टर्म मैंने छोड़ दिया बताना तुम्हें। देखो जब ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये जो एक बॉडी m1 था, एक बॉडी m2 था, तो ये जो r देख रहे हो ना, तो ये r पे तो दिख रहा था, जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये देखा गया ना, r से तो चलो ठीक था, लेकिन और डेटा एक्यूरेट चाहिए था उसे, कि जैसे मान लो ना पहले 1 मीटर था, तो 1 मीटर जब था तो मान लो फोर्स आ रहा था 10 न्यूटन। अब मैंने क्या किया ना, डिस्टेंस 2 मीटर कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया, 2 मीटर। जब डिस्टेंस मैंने 2 मीटर किया ना, तो फोर्स का आइडियली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो तुम सोचो ये 1 से 2 हुआ, डबल हुआ, तो फोर्स हाफ होना चाहिए, लेकिन फोर्स हाफ नहीं हो रहा था। क्या बोल रहे हो, फोर्स का वैल्यू ना 2.5 हो जा रहा था। कितना टाइम्स घट जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ 10/4, ये आएगा 2.5। तो ये 10 मतलब जो प्रीवियस वैल्यू था ना वो 4 से डिवाइड हुआ। कैसे पता चला, ये बोला 2 का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, तब ना 4 आएगा। तो ये देखा गया ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। बात क्लियर है। हो यहाँ भी रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स का वैल्यू घट रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा घटना चाहिए। बात समझ रहे हो ना मेरी, या नहीं आ रहा, या फिर से बताऊँ, बोलो। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्टेंस समझो, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा। अब ऐसे समझो एग्जैक्टली कैसे हो रहा था बिहेव। जैसे मान लो ना ये 1 मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 1 मीटर है, और जो फोर्स आ रहा है मान लो ये m1 यहाँ पे है, यहाँ पे ये m1 है, यहाँ पे ये m2 है। तो m1 को लग रहा था ना कि m2 उसको खींच रहा है। मान लो जो फोर्स लग रहा है वो मैं रफली ले लेता हूँ, मान लो 100 न्यूटन। उसके बाद और इस m2 को क्या फील हो रहा है ना कि m1 खींच रहा है इसको अपनी तरफ 100 न्यूटन से, ऐसे फील हो रहा था जब ये 1 मीटर पे था। अब डिस्टेंस मैंने ना बढ़ा दिया, डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सब चीज़ मैंने सेम रखा है, मास सेम है दोनों बॉडी का, बस डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया, डिस्टेंस मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मीटर कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स फील हो रहा था दोनों को 100 न्यूटन, लेकिन जब यहाँ पे निकाला गया ना एग्जैक्ट कितना फील हो रहा, कितना आएगा, 20 आएगा। नहीं सर 25 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्या हुआ, डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड हो जा रहा था। मतलब ये 100 है ना, 100 आ रहा है, तो देखो डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया तुमने, डबल कर दिया। पहले 1 मीटर था, डबल करके 2 मीटर कर दिया। तो ये जो वैल्यू कितना डिक्रीज हो रहा था, वैल्यू घटना चाहिए फोर्स का, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो क्या ये 100/2 हो सकता है क्या, चेक करते हैं कि डिस्टेंस 2 कर दिया तो ये 50 आ रहा है, नहीं। 100/2 का स्क्वायर करके चेक करते हैं कितना आ रहा है, 25। तो ये लगा था नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये पता चला। तो इसका मतलब मैं मॉडिफाई करके बोल सकता हूँ कि जो फोर्स का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, G m1 m2 बाई r का स्क्वायर, बाई r का स्क्वायर, बाई r का स्क्वायर।
ठीक है। अब उसके बाद ना, अब ये जी का वैल्यू निकाला कैसे जाए, ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाए ये देखते हैं थोड़ा। हाँ, जो वैल्यू होता है ना 6.6, वो कैसे आया वो देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ पे, अब जी का वैल्यू कैसे लेके आया जाए, तो क्या किया गया ना कि ऐसा डेटा लिया गया जिसमें सारा चीज़ 1 हो। मतलब बॉडी का मास m1 भी 1 kg, m2 भी 1 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये डेटा लिया गया। और फिर फोर्स चेक किया गया, फोर्स कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, जब ऐसा सिनेरियो लिया गया और इस पे चेक किया गया फोर्स इसको कितना फील हो रहा है, तो वो उन्होंने जो निकाला था इस सिनेरियो के लिए, पहले फॉर्मूला से नहीं निकाला, पहले एक्चुअली उनको लगा कि आना कितना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है इस केस में वो आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। देखो कितना छोटा वैल्यू है, देख पा रहे हो कैसे पता चला मुझे 10⁻⁻11, ये कितना हो जाएगा सोच पा रहे हो। मतलब ये 6.67 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 10⁻+11, या माइनस है तो नीचे आएगा +11 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, मतलब 6.6067 को डिवाइड करो 10,0,0,11 टाइम्स, कितना आएगा 0.0000। सोच पा रहे हो कितना 11 जीरो होगा, और फिर 6-7 दोगे, कितना स्मॉल वैल्यू है। मतलब 1 न्यूटन भी समझ में आता है, 1 न्यूटन भी नहीं है, उससे भी कितना छोटा वैल्यू है। तो ये जो फोर्स का वैल्यू आ रहा था, तो ये इतना आ रहा था, इतना न्यूटन आ रहा था। तो फॉर्मूला चेक किया गया, फॉर्मूला से इतना आना चाहिए। तो देखो मुझे जी का वैल्यू निकालना था, मैंने जी पुट किया, मास था 1 kg, m2 है 1 kg, आर का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर, और फोर्स मैंने निकाल रखा। फोर्स कितना आना चाहिए था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इतना फोर्स आ रहा था इस केस के लिए। तो देखा गया ना, जब यहाँ से देखोगे ये 1 इंटू 1 डिवाइडेड, ये सब 1 हो जाएगा, केवल जी बचेगा, जी इज इक्वल टू दिस मच। मतलब बोला गया जो जी का वैल्यू आ रहा है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होगा जी का कांस्टेंट वैल्यू। अब आपसे पूछता है ना क्वेश्चन, इससे क्या, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जी, इस कांस्टेंट का ना यूनिट पूछता है। सर केजी आगे सर केजी पर मीटर, केजी नहीं, कुछ छोड़ रहे हो, कुछ छूट रहा है। देखो अच्छे से देखो, जब भी आपको किसी का यूनिट पूछा जाए ना, किसी का भी यूनिट पूछा जाए, आप देखो कि वो जो कांस्टेंट या किसी चीज़ का यूनिट पूछ रहा है, क्या उससे रिलेटेड कोई फार्मूला आपके पास है। तो आप बोलोगे सर मुझे जी का चाहिए ना यूनिट, मेरे पास एक फार्मूला है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई, यही ना फार्मूला, और तो कोई फार्मूला नहीं देखा अभी तक। मुझे इसका यूनिट निकालना, मतलब ये किस में होगा सर, क्या ये जी का वैल्यू किस में होगा, क्या ये केजी में आएगा, क्या ये न्यूटन में आएगा, किस में आएगा ये। तो मैं ऐसे करता हूँ, मुझे जी का निकालना और मुझे सब डेटा पता है। मुझे पता है फोर्स किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। मुझे जी का यूनिट निकालना है तो जी रख दिया। मास का यूनिट क्या होता है केजी, m2 का यूनिट केजी, आर का, आर डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर करेंगे, मीटर का आर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर। मुझे जी का यूनिट निकालना, तो जी को यहाँ एज इट इज छोड़ दो और जितना यहाँ दे सबको यहाँ से गायब कर दो। तो देखो मीटर स्क्वायर डिवाइड में इधर जाएगा तो, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो, मैं बोल सकता हूँ केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डैट इज न्यूटन, केजी ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हो केजी टू द पावर -2 और मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट ऑफ जी। आपसे यूनिट ऑफ जी पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको रटिएगा मत, 1 मिनट लगेगा निकालने में आपको, तो निकाल लीजिएगा एग्ज़ाम में। और मैं 1-2 चीज़ बता देता हूँ, ग्रेविटेशन में जितना भी फॉर्मूला यूज़ होगा, जितना भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे सारे ऐसा यूनिट पुट करेंगे। ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स हैं फिजिक्स में, लेकिन हम सारे यूनिट्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब क्या, अगर मास होगा तो मास को बहुत कोई ग्राम में मेजर करता है, केजी में, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, लेकिन फिजिक्स का फॉर्मूला में क्या पुट होगा, केजी में।
केजी में अगर नहीं दिया हुआ, ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। लेंथ सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में, मिलीमीटर में भी नहीं, मीटर में। टाइम सेकेंड में। ये अभी 3 काफ़ी है, ठीक है। इनको ऐसा यूनिट्स बोलते हैं। टोटल 7 यूनिट्स होते हैं, 11 में पढ़ोगे, अभी नहीं सिलेबस में आपके ये सब। आगे चलते हैं। तो ग्रेविटेशन में आपने जी का वैल्यू देख लिया, और उसके बाद फिर आपने ये भी समझ लिया कि सर अगर मुझे 2 बॉडी के बीच में फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर 2 बॉडी है, एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन समझ आएगा। 9.8। और ये कौन सा? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे ऐसे बोलते हैं। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और तुम ये वाला वैल्यू देख रहे हो, इसका वैल्यू क्या होता है ये याद रखना, 6.67 × 10⁻11 यूनिट। अभी तो याद होगा। उसके बाद स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना आता है? यूनिट एक्सेलरेशन है मीटर पर। सारा चीज़ का यूनिट न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। तो अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ पहले समझ लो, ठीक है। चीज़ कैसे समझना है? पहला समझना है तुम जिस अर्थ पे रहते हो उस अर्थ का ना तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए। डायमेंशन का मतलब क्या है? तुम्हें आपका अपना मास, आपका वेट पता रहता है, लेकिन जिस अर्थ पे रह रहे हो उसका मास पता नहीं रहता है। कौन बताएगा? 3.2 पहले अर्थ देखते हैं। आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है? अर्थ का एक सेंटर होता है, इसके बाद यहाँ क्या होता है? कोर, इसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट। ये है क्रस्ट। तो देखो अर्थ के अंदर इतने सारे चीज़ें हैं, तो सबका कुछ ना कुछ तो होगा ना मास, कुछ ना कुछ मास होगा। क्योंकि देखो क्रस्ट, हम जब यहाँ से खुदाई करते हैं ज़मीन से तो हमें कुछ दिन के लिए मिट्टी मिलता है, मिट्टी और अंदर जाते हैं तो कुछ पत्थर मिलता है, फिर उसके बाद भी जाते हैं पानी मिलता है, फिर मेंटल को ऐसे आता है। तो कई किसी में जहाँ यहाँ तक पहुँच जाओगे तो यहाँ से फिर क्या निकलने लगता है? वोल्केनिक इरप्शन होने लगता है। वो सब तुम ज्योग्राफी में देखे होगे। तो अब इसके अंदर इतने सारे मटेरियल का कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसका मास जो रफली निकाला गया है, डेट इज, कोई बता सकता कितना होगा मास ऑफ अर्थ? 3.28 मिलियन। फिर से बोलो। 3.28 स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्या 10 kg होगा? 100 kg होगा? मिलियन मतलब देखो यहाँ पे ये वाला थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना होता है, याद है रफली 6 × 10⁻24 kg। इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब 6 के आगे कितना ज़ीरो? 24 ज़ीरो लगाएंगे तब जाके इक्वल टू मास ऑफ अर्थ होगा, इक्वल टू मास ऑफ अर्थ होगा। तो आपको ये याद रखना है, मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। अब आते हैं, अगर आपको पता है रफली हम क्या मानते हैं अपने अर्थ को? स्फेरिकल शेप में, लेकिन एक्चुअली स्फेरिकल होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? अगर स्फेरिकल है तो इसका ना एक मीन रेडियस निकाला गया है। रेडियस समझ, जैसे कॉस्को बॉल होता है ना, कॉस्को बॉल की तरह ही है, स्फेरिकल टाइप का है। तो बीच में सेंटर है, और मैं सेंटर से कहीं पे जाऊँगा तो मुझे ये क्या मिलेगा? ये रेडियस होगा ना। ये सब इसको रेडियस बोलते हैं, ये सब रेडियस है। तो ये है रेडियस। रेडियस कितना होता है? मतलब तुम सोचो कि तुम सेंटर पे चले गए और यहाँ से खुदाई करते 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 तुम सेंटर चले गए, तो तुम्हें यहाँ से ना सेंटर पे जहाँ कितना ट्रैवल करना होगा, कितना पाथ ट्रैवल करना होगा? ये कितना? तो ये आता है 6400 किलोमीटर, 6400। ये मेज़र किया गया है यहाँ से यहाँ रफली। ये कितना आता है? 6400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से दिल्ली कितना अप्रॉक्स 1000 है, तो 3 बार दिल्ली जाओ, 3 बार आओ,
तो उतना हो जाएगा रेडियस के इक्वल ऑफ अर्थ। बात क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे ये तो केजी में डाटा है, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 6400 इंटू 1000 करोगे ना, तब ये मीटर में आया। कितना ज़ीरो आ गया देखो एक बार? 50। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो मैं लिखूँगा 64 लिखा इंटू 10 टू दी पावर 5 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक और ज़ीरो निकाल लेता हूँ, नहीं 6.4 हो जाएगा तब ना, और यहाँ पे पावर एक बढ़ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से मैंने एक ज़ीरो निकाला और इसमें दे दिया। बात क्लियर है? देखो 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6.4 इंटू 10। बात क्लियर है? तो यहाँ 6.4 लिखा और यहाँ पे 10 जो बचा वो 10 टू द पावर 5 में ऐड हो गया, 16 हो गया। तो ये होता है रफली जो डेटा है अर्थ का। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, यही तो डेटा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ना, दैट इज़ वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये कैसे आ रहा 9.8, इसे समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसे ना कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थ लिया हमने, ये है अर्थ। अर्थ का मास पता है आपको, कोई जस्ट बताया? तो देखो ये हाँ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो देखो हम यहाँ रफली क्या लेते हैं ना कि ये एक स्पेयर है। स्पेयर का मतलब क्या है कि इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा होल कर देता हूँ, लेट से सोचो कि कॉस्को बॉल है, और यहाँ पे ना होल करने के बाद मैं यहाँ पे ना एक कोई लकड़ी का टुकड़ा मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, और उस लकड़ी का टुकड़ा को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा ना, तो वो स्पेयर गिरेगा नहीं, वो स्पेयर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कब होगा, जब आप सेंटर पे पकड़ोगे। बात समझ रहे हो? अगर कहीं और होल कर दोगे, जैसे मान लो यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ पे एक मैंने टुकड़ा घुसा दिया लकड़ी का, जैसे रफली एक आइडिया लो समझने के लिए। अरे फुटबॉल समझो ना यार, फुटबॉल थोड़ी मारते हुए छेद करोगे, तुम तो खुद हटते रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि कॉस्को का बॉल है जो कि ना आयरन का है, लोहे का, पूरा आयरन भरा हुआ है इसके अंदर। अब तुम चाहते हो ना कि मुझे ना इसका सेंटर चेक करना है जहाँ पे ना ये बैलेंस हो जाए, मतलब मैं उसके सेंटर पे जाकर ऐसे होल्ड करूँ ना तो बॉल गिरे ना, वो वहीं पे बैलेंस रहे। जैसे मान लो ऐसे बोलते हो ना, इसका बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो बोलोगे यहाँ पे कहीं बीच में ऐसे पकड़ोगे तो ताकि ये गिरे ना, ऐसे ही ना करोगे, देखोगे बैलेंस हो गया, मतलब ये इसका बैलेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे ना, इसका बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं। नहीं कॉस्को नहीं, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, जो अर्थ है। जैसे यहाँ नहीं बोला आयरन, इसके अंदर आयरन भरा हुआ है। कॉस्को बॉल का शेप जैसा एज्यूम करो ये है, तो यहाँ पे आयरन भरा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या फील होगा ना कि सेंटर पे अगर मैं इसे पकड़ूंगा ना तो ये बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये ऐसा क्या बोला जाता है कि पूरा जो अर्थ का जो मास है वो इस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। बात समझ, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो ये 50 ग्राम का है, तो मैं ऐसे बोलूँगा इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जहाँ यहाँ बैलेंस हो जा रहा है। मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे ना इस पूरे बॉडी का जो मास 50 ग्राम है ये यहाँ पे रखा हुआ है 50 ग्राम। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसको ये जो है क्या हो गया, डेट इज सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो उस सिमिलरली ना अर्थ का भी जो मास है उसको एज्यूम करते हैं कि ना उसका जो सेंटर है वहीं पे सारा मास रखा हुआ है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आप मास लिख रहे हो ना, डेट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये सेंटर पे है, ये यहाँ पे एक रखा हुआ है। इस टाइप से सोचो। तो अब इस वाले मास को ना मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ, तो कैपिटल M मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो है अर्थ का मास है इस सेंटर पे है। अब उसके बाद मुझे स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं एक बॉडी ले रहा हूँ जिसका मास स्मॉल m है और ये वाला वैल्यू जो है वो 1 kg है। कितना है? 1 kg है। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के कि सर एक बॉडी है जिसका मास m है, एक और बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। मतलब या ये वाला जो मास है ना इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, यही पॉसिबिलिटी है।
अब ये फोर्स कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो हमने फोर्स के लिए अभी जस्ट समझा कि सर दो बॉडी की जो फोर्स निकालना है ना, तो ग्रेविटेशन लॉ लगा दो, लगा देते हैं। F इज इक्वल टू, देखना कैपिटल G M1 M2 पहले लिख देते हैं M1 M2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब अच्छे से तुम मुझे बताना, पहला बॉडी है M1, M1 कितना यहाँ पे है 1 kg 1 kg, M2 कितना है, कैपिटल M बोल सकते हैं ना, M2 कैपिटल M हो गया, सब 1 kg हो जाएगा। सर कैपिटल M हो गया M, मतलब ये वाला वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ कैपिटल M, इसको मैं M2 लेकर चल रहा हूँ, यही ना M2 है। तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी M है, एक बॉडी कैपिटल M है। तो पुट करो, यहाँ पे G पुट किया, तो सर वहाँ स्मॉल M कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस M को मैंने M लिख दिया, ये M इक्वल टू M1 है, हाँ वही है। तो M1 कितना यहाँ पे है, M के इक्वल है या 1 kg है। तो हाँ बोलो, इसको मैं पहले अननोन के टर्म में लिख देता हूँ। M1 यहाँ पे है अननोन के टर्म में, मतलब M वेरिएबल के टर्म में, तो M लिख दिया। उसके बाद दूसरा मास कितना है, कैपिटल M। अब मुझे कौन बताएगा, तुम बताओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पुट करना है, R मुझे पुट करना है। बताओ यहाँ पे R कितना होगा, बॉडी एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा ना। और ये डिस्टेंस मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमें पता है ना कैपिटल R, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो स्मॉल r का वैल्यू है वो कैपिटल R के इक्वल होगा। और ये हमें पता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 सर क्या इसको 6400 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, 0 0 लिखो ना, उसमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैंने सही 5 0 पुट किया या 6 0 पुट किया है, तो ये डाउट हो, फिर काउंट करना पड़ता है 1 2 3, और इसमें ना काउंट नहीं करना पड़ता है, ये दिखता है सारा चीज़। इसलिए ना ये फिजिक्स में ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। और देखो ऐसा इसलिए कि ना आगे जाओगे 11th वगैरह में समझ में आएगा कि हम जब भी ना कोई फिजिक्स में आंसर देते हैं तो कोशिश करते हैं ना जो पहला वाला वैल्यू रहेगा, ये वाला वैल्यू, ये हमेशा 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया गया है, अगर नहीं है तो इसको बना दीजिए, यहाँ से एक 0 निकाल के। बात समझ रहे हो, मान लो ऐसे लिखा हुआ 12800, और मान लो मुझे फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये बोलेगा नहीं स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आपको स्टैंडर्ड में लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसे यहाँ से 0 0 निकालो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 128 इंटू 2 0 निकाल लिया। लेकिन देखो अभी ये वाला वैल्यू 1 से 10 के बीच में है क्या, नहीं है, तो बना सकते हैं। तो यहाँ से 2 0 निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये 2 0 निकला तो यहाँ 4 हो गया। तो ये अब आया स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो इसलिए ना तुम्हें कोई भी आंसर मिलेगा ना फिजिक्स में तो हमेशा इस फॉर्म में मिलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। आगे पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह सब होता है, अभी सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। अब यहाँ पे देखो, इस R का वैल्यू कैपिटल R हो गया, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ क्या, कैपिटल R का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया F, ये मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो जब मैं फोर्स निकालूंगा F इज इक्वल टू, अब देखो क्या मुझे इसमें सारा डेटा पता है, कैपिटल G पता है मुझे, स्मॉल m 1 kg भी पता है, कैपिटल M वो भी पता है, और R का वैल्यू भी पता है। सारा डेटा यहाँ पे पुट करोगे तुम, सारा डेटा यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 9.8 फोर्स है ना, फोर्स है ना, तो न्यूटन में आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, समझो मैं अभी जी पे आ रहा हूँ, समझो सर ये तो सर फोर्स निकल गया, एक्सेलरेशन थोड़ी निकला। एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ये तो फोर्स निकला, फोर्स निकाल रहे थे ना अभी 9.8। अब देखो लेकिन हमें जी का वैल्यू चाहिए था, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ देखो कि सर ये फोर्स का वैल्यू ना, हमें एक और चीज़ पता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू जी होता है लेकिन ये निकालना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर इस बॉडी पे फोर्स निकाल रहे हो, इसका मास पुट करो 1 kg। इस वाले का ना मुझे जी चाहिए, जी कितना है, तो जी मुझे पता नहीं सर, जी निकालना था, तो जी को जी रहने दो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
अब मुझे फोर्स भी पता है, फोर्स कितना आ रहा है इस पर 9 पॉइंट, इसको कंपेयर करो तो मैं लिख सकता हूँ 9.8 ये भी फोर्स है और यहाँ फोर्स है 1 जी, दोनों फोर्स सेम होगा। तो यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया जी, तो जी कितना आ गया यहाँ से 9.8। अब तुम यूनिट का सोच रहे होगा तो तुम्हें यहाँ से यूनिट समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा तोड़ के समझाता हूँ यूनिट। देखो ये फोर्स आ रहा था 9.8 न्यूटन और ये यहाँ पे हमने पुट किया था 1 kg था और यहाँ पे जी का यूनिट अपने को निकालना था। तो यहाँ पे देखो मुझे पता है ना सर न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स मीन्स kg, ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं न्यूटन। मतलब न्यूटन की जगह सर ये भी लिख सकते हो, ये भी यूनिट है। तो लिखो यहाँ पे है न्यूटन 9.8 लिखा, न्यूटन की जगह यूनिट लिखो kg मीटर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 kg। मुझे g का वैल्यू निकालना था, अब देखो क्या कर जा रहा है kg गया और कुछ जाएगा 1 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9.8 क्या बच गया इक्वल टू जी। आया बात समझ जी कैसे निकाला गया। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, एक चीज़ और अच्छे से समझो यहाँ पे, जैसे तुम बोलते हो ना फोर्स इक्वल टू, अभी इसके पहले जो मैंने किया था यहाँ पे याद हो कैपिटल जी पुट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्मॉल एम पुट किया था, यहाँ मैंने कैपिटल एम पुट किया था और यहाँ मैंने आर का स्क्वायर पुट किया था, सारा डेटा पुट किया था। अब एक चीज़ अच्छे से देखो तो एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले कैपिटल जी लिखा, फिर बाद में एम लिखा, फिर आर स्क्वायर लिखा और स्मॉल एम को ना मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और ये स्मॉल एम कितना होता है, वहाँ पे कितना लिया था हमने 1 kg। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 9. सॉल्व करने पर 9.8 आ रहा। अब तुम ये सोचो कि सर ये कितना होना चाहिए ताकि दिस इंटू 1 इज इक्वल टू 9.8, ये कितना होना चाहिए 9.8, तभी ना 9.8 मल्टीप्लाई 1 तब ना 9.8 आएगा। डैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है ये आ रहा है 9.8 आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू फिक्स है, देखो फिक्स 9.8 क्यों आ रहा है, क्योंकि जी पता है कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ पता है कांस्टेंट है 6 × 10⁻²4, ये भी पता है सारा कांस्टेंट है, तो कुछ तो कांस्टेंट निकलेगा। तो ये सॉल्व करने पे आता है 9.8 और ये 9.8 और ये हो गया इंटू 1, तो इस तरीके से ये आता है। बात क्लियर है ना। तो जी स्मॉल जी क्लियर है, कहाँ से आता है, कैपिटल जी भी क्लियर है, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन ये भी क्लियर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले बनाते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता है, 2 मिनट है, बहुत टाइम है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, छोड़ो मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम मुझे बताना क्वेश्चन कैसा है। देखो पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा सिंपल डेटा वाला, आपसे पूछेगा फोर्स कितना है, दोनों का मास दिया रहेगा, दोनों का डिस्टेंस दिया रहेगा, पुट करके निकाल लोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं। ऐसे बोलेगा कि अ बॉडी हैविंग मास ऑफ 20 kg एंड अनदर बॉडी हैविंग मास ऑफ 100 kg, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन 5 मीटर है। कैलकुलेट दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी पुट करोगे, M1 पुट करोगे 20 kg, अगर मान लो ये दे देता 5 सेंटीमीटर, तो कितना पुट करोगे डिस्टेंस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना 0.05, ठीक है। आंसर को ना सही बोलना है, जल्दी नहीं बोलना है, जल्दी बोलने में गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, अब तुम देखो थोड़ा सॉल्व करने का तरीका सीख लो, ये सब तो तुम कर लोगे सॉल्व। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.05, तो तुम इसे ना ऐसा नहीं कि जाना साइड में 0.05, 0.05
और लग गया मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, ऐसे मत करना, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो तुम इसे क्या करो, तुम इसे ऐसे लिख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। 0.05 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 5 × 10⁻⁻²। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। जिनको नहीं समझ में आया देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। 0.05 है, एक डेसिमल, इसको हटाया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया 5/100। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। 2 का मतलब 2 0 है इस 10 के पास, ऐसे बोलने का मतलब। ऐसे मत सोचना 1 0 ये और उसके पास 3 0 हो गया, ऐसे नहीं। ये क्या है, 2 का मतलब क्या है, ये 2 0 इसके पास है। अब ये आ गया 5, पावर यहाँ पॉजिटिव था तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻²। इसे ऐसे लिखना। इसे लिखने से क्या बेनिफिट होगा ना कि थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। मतलब देखो ऐसे है, ये नीचे में था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻² लिखा मैंने 0.05 को, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आ रहा था g, यहाँ पे 20 आ रहा था, यहाँ पे 100 आ रहा था, ऐसे आ रहा था। अब देखो हाँ g यहाँ पुट करोगे जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। अब मैं पूरा सॉल्व करते थोड़ा दिक्कत होगा तुम्हें। अब देखो नीचे में मैं बोल सकता हूँ ये क्या आएगा, 5 का 25, 10⁻² का स्क्वायर -4। ठीक है, इंटू 20 × 100। हाँ, अब देखो थोड़ा इजी हो जाता है ना, तो कट जाएगा ये 10⁻⁻7। देखो फिर 25 को कट गया 4 टाइम्स में, अब बस न्यूमरेटर बचा तो इजीली इंटू कर लोगे इसे। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, रहने दो, फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करवाएंगे। तो कुछ ना ऐसा करना ना, तुम कुछ खुद से बना के आना। एनसीईआरटी दो तो मुझे एक बार 1-2 क्वेश्चन खुद से बना के आना। ट्राई करके आना कम से कम। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ट्राई करके आना बस। फिर ना अब इसका मून पे चलेंगे, मतलब मून का डेटा निकालेंगे, जब मून पे क्या होगा वेट। ठीक है,